Yes, students, welcome in our video classes. Today we are discuss on disorder of thyroid हार्मोन. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ थायराइड हार्मोन एंड फ्रॉम वेयर इट इज़ सिक्रेटेड. एज यू नो, द थायराइड हार्मोन इज़ सिक्रेटेड फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड. ठीक है, तो व्हाट इज़ थायराइड ग्लैंड? इट इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड in the neck consisting of two connected lobes. There are two lobes in the thyroid gland, right lobe and left lobe. The lower two-thirds of the lobes are connected with the thin bed of the tissue called thyroid isthmus. ठीक है, then that is an important structure. The thyroid is located at the front of the neck below the Adam apple. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोकेशन देख लेते हैं थायराइड ग्लैंड का. तो थायराइड ग्लैंड जो है ये इसकी लोकेशन यहाँ पर कहाँ पर है? नेक में इसका लोकेशन है. ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये थायराइड कार्टिलेज है और ये जो है थायराइड ग्लैंड है. ठीक है, ये अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेफ़्ट लोब है और ये राइट लोब है. ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से जो है दो लोब पाए जाते हैं थायराइड ग्लैंड में और इसकी जो लोकेशन है वो थायराइड कार्टिलेज और ट्रेकिया, ये इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पर थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड होती है. ठीक है, तो मेन जो थायराइड ग्लैंड है तो इसका जो फंक्शन है वो क्या है? थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन करना. ठीक है, अब जो थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन है वो कहाँ से होता है? मेनली अगर हम बात करें तो यहाँ पर माइक्रोस्कोपली द फंक्शन यूनिट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज़ द स्पेरिकल थायराइड फॉलिकल्स. ठीक है, जो थायराइड फॉलिकल्स है मेन वो स्ट्रक्चर हैं जो कि क्या कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी? थायराइड ग्लैंड की. ठीक है, तो जो फॉलिकल सेल है यहाँ पर भी हम बात करें तो दो टाइप की सेल्स होती हैं. ठीक है, फॉलिकल सेल्स एंड द पैराफॉलिकल सेल्स. ठीक है, तो ये दोनों सेल्स मिलकर यहाँ पर तीन टाइप के हार्मोन जो है वो रिलीज़ करती हैं. ठीक है, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन. ठीक है, T3 तो यहाँ पर 3 आ रहा है, इसे मतलब यहाँ पर भी ट्री आएगा. ठीक है, ट्राई आयोडोथायरोनिन. ठीक है, 4 का मतलब जैसा हमें याद है टेट्रा होता है, तो T4 यानी टेट्रा आयोडोटायरोनिन. ठीक है, तो ये जो है T3 एंड T4 ये मेन हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रेटेड होते हैं. इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट हार्मोन है कैल्सिटोनिन. ठीक है, कैल्सिटोनिन का जो फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर जो है कैल्शियम का जो लेवल है उसको मेंटेन करना, या ब्लड के अंदर जो है कैल्शियम का लेवल मेंटेन करने का काम वो कैल्सिटोनिन का होता है. ठीक है, बाकी T3 और T4 ये जो है थायराइड हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रेटेड होते हैं. तो मेन इनका जो फंक्शन होता है वो हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन को जो है रेगुलेट करना होता है कि किस तरह से हमारा जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट है जो वो मेंटेन रहे. ठीक है, द थायराइड हार्मोन इन्फ्लुएंस द मेटाबॉलिक रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस इन चिल्ड्रन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये मेन फंक्शन होता है थायराइड हार्मोन का. एंड कैल्सिटोनिन प्ले ए रोल इन द कैल्शियम होम्योस्टेसिस, यानी जो कैल्शियम का लेवल है वो किस तरह से बैलेंस में रहेगा बॉडी के अंदर, उसको मेंटेन करने का जो काम है वो किसका है? यहाँ पर कैल्सिटोनिन का है. ठीक है, secretion of two thyroid hormone is regulated by thyroid stimulating hormone. अब यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि जो थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन है उसको जो मेंटेन करने का काम है वो कौन करता है? यहाँ पर TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है, जो कि कहाँ से सिक्रेट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से, क्योंकि हमें पता है कि पिट्यूटरी क्या है? मास्टर ग्लैंड है. तो वो जो है दूसरी जो अदर ग्लैंड से उनको कमांड करती है, हार्मोन के सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करती है. तो यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो TSH को रिलीज़ करती है, जो कि क्या करता है? थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करता है कि कितना उसका स्टिमुलेशन होगा, उसका रिलीजिंग होगा, सिक्रेशन होगा. और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये भी जो है रेगुलेट होता है किसके द्वारा? थायरोटोर्पिन रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है, थायरोटोर्पिन रिलीजिंग हार्मोन यानी जिसे हम शॉर्ट में TRH कहते हैं, विच इज़ प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस. तो हाइपोथैलेमस जो है वो क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है इसको. क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं TSH यहाँ पर किससे रेगुलेट हो रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहा है.
और TSH को भी फिर कौन कंट्रोल करना है यहाँ पर, TRH, जो कि कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, हाइपोथैलेमस से हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली कहें हम तो सबसे मेन रोल है हाइपोथैलेमस का, यहाँ से TRH जो है वो रिलीज़ होगा, उसके स्टिमुलेशन से TSH रिलीजिंग होगा, और TSH से फिर जो थायरोक्सिन का लेवल जो हमारी बॉडी में है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मैकेनिज़्म काम करता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। यहाँ पर दो मैकेनिज़्म काम करती है। जब यहाँ पर बॉडी में हार्मोन का लेवल कम होता है, ठीक है, तो कमांड पहुँच जाती है, ठीक है, हाइपोथैलेमस में और पिट्यूटरी ग्लैंड में कि जो है सिक्रीशन करना है थायराइड हार्मोन का। जब लेवल बढ़ने लगेगा तो फिर से कमांड पहुँच जाती है कि उसको सप्रेस करना है, ठीक है। तो इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव 2 टाइप की मैकेनिज़्म जो है वो फीडबैक मैकेनिज़्म यहाँ पर वर्क करती है, ठीक। नेक्स्ट, अब हम डिसऑर्डर की बात करें थायराइड हार्मोन के रिलेटेड, तो यहाँ पर मेनली 2 ही टाइप के जो हैं यहाँ 2 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर आर देयर वी आर डिस्कसिंग। फर्स्ट इज़ हाइपरथायरॉयडिज्म एंड सेकंड इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर नाम से ही अपन को क्लियर हो जाएगा कि हाइपरथायरॉयडिज्म यानी हाइपर का मतलब क्या है, बढ़ जाना, किसी भी चीज़ का नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना क्या कहलाता है, हाइपर कहलाता है, ठीक है। तो सेम कंडीशन है कि यहाँ पर हाइपरथायरॉयडिज्म में मतलब जो थायराइड का लेवल है, थायराइड हार्मोन का लेवल है, वो बॉडी में इंक्रीज़ हो रहा है, यानी जो नॉर्मल लेवल है उस नॉर्मल लेवल से ज़्यादा जो है सिक्रीशन थायराइड हार्मोन का हो रहा है, उसी कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, हाइपर थायरॉयडिज्म कह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इट इज़ ए डिजीज़ कंडीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसे थोड़ा सा करेक्ट करना, इट इज़ ए डिजीज़, यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा, इट इज़ ए डिजीज़ कंडीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड in which hyperactivity of thyroid gland and increased synthesis and release of thyroid hormone T3 and T4 that leads to increase BMR यानी बेसिक मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। तो मेन कंडीशन क्या है, थायराइड ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी हो रही है। हाइपर एक्टिविटी से क्या होगा कि T3 एंड T4 जो हार्मोन है उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिक्रीशन होगा, उनका रिलीजिंग ज़्यादा होगा, यानी उनका लेवल बॉडी में बढ़ने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर TSH जो होता है वो कम यहाँ पर देखने को मिलता है। मेनली जो हम जब आगे TFT पढ़ेंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट, तो यहाँ पर 3 हार्मोन जो है वो देखे जाते हैं, T3, T4 एंड TSH। तो TSH जो है हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में वो डिक्रीज़ होता है, और T3 एंड T4 वो जो है उनका लेवल इंक्रीज़ होता है, ठीक है। इट इज़ फाउंड अबाउट द 0.6 to 1.2% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यानी इसका अगर इंसिडेंस की बात करें कि ओवरऑल ये कितनी पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करता है, तो इंडिया की जो है लगभग 0.6 से 1.2% पॉपुलेशन जो है वो थायराइड से या हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में देखने को मिलती है। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला रिस्क फैक्टर आ जाता है जेंडर में फ़ीमेल, यानी फ़ीमेल को ज़्यादा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म कंपेयर टू द मेल। सेकंड हम बात करें तो एज की हम बात करें तो यहाँ पर 20 to 40 ईयर, ठीक है। इस एज के बीच ये जो है ज़्यादा अक्रेंस होने की इसकी रिस्क ज़्यादा है, 20 to 40 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कोज़ की, तो कोज़ जो है यहाँ पर सबसे मेन कोज़ यहाँ पर थायराइड ट्यूमर या मैलिग्नेंसी है कि थायराइड ग्लैंड के अंदर ट्यूमर हो रहा है, तो उसकी वजह से हाइपर प्यूटिट्रिज्म की वजह से भी होगा, क्योंकि अगर प्यूटिट्री ग्लैंड का जो है उसके अंदर सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से अगर प्यूटिट्री ग्लैंड का जो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो सारे जितने भी हार्मोन वो कंट्रोल करती है उन सबको कहीं ना कहीं वो स्टिमुलेट कर देगी, और उसकी वजह से दूसरे हार्मोन का लेवल भी बढ़ने लगेगा, ठीक है। थर्ड आ जाता है यहाँ पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कोज माना जाता है, टॉक्सिक डिफ्यूज़ गोइटर या ग्रेव डिजीज़, ठीक है। तो ग्रेव्स डिजीज़ जो है इसमें क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है कि TSI यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन जो है वो बनने लगते हैं,
ठीक है, और उसकी वजह से जो है थायराइड ग्लैंड का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होने लगता है। ठीक है, तो ये जो TSI है ये सेम जो है यहाँ पर थायराइड हार्मोन के जैसा काम करता है, यानी TSH का जो वर्क है वही वर्क जो किसका हो जाता है यहाँ पर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का हो जाता है, और वो जो है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कंटिन्यूसली, और उसकी वजह से उसका साइज़ जो है थायराइड ग्लैंड का वो बढ़ने लगता है। ठीक है, तो टॉक्सिक डिफ्यूज़ गोइटर यानी कि यहाँ पर जो ग्लैंड का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि गोइटर हमको पता है कि उसमें क्या हो जाता है कि थायराइड ग्लैंड का साइज़ इंक्रीज़ होता है, तो वो कंडीशन जो है वो इसी की वजह से, ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से। दूसरा जो हो सकता है आयोडीन की कमी से हो सकती है गोइटर डिजीज़। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। अदर कोज की अगर हम बात करें तो एक्सेस आयोडीन एक की इंटीग्रेट इन द T4 एंड T3। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा आयोडीन हम ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी ज़्यादा जो है बढ़ सकता है। नेक्स्ट हम बात करें थायरोडाइटिस। थायरोडाइटिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड विच कॉज T3 एंड T4 टू लीक आउट द ग्लैंड। अगर यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा है थायराइड ग्लैंड में, यानी थायरोडाइटिस की कंडीशन बन रही है, तो उसकी वजह से भी जो है थायराइड हार्मोन T3 T4 का सिक्रीशन ज़्यादा होगा और थायराइड का लेवल जो है हमारी बॉडी के अंदर बढ़ने लगेगा। ट्यूमर्स ऑफ ओवरी एंड टेस्टिस, ये भी एक कंडीशन है जो कि अगर ट्यूमर जो है वो ओवरी या टेस्टिस में होता है तो वहाँ उस कंडीशन में भी जो है थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है। बेनाइन ट्यूमर ऑफ थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ट्यूमर तो या चाहे थायराइड में हो चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड में हो, क्योंकि दोनों से क्या है कि थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करने की कमांड जो है वो कहाँ पर है, थायराइड ग्लैंड के पास तो है ही सही, पर मेन कमांड उसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भी है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ टेट्रा आयोडोथायरोनिन टेकन थ्रू द डाइटरी सप्लीमेंट और मेडिकेशन। अगर जो है कोई इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा अमाउंट में इस तरह की डाइटरी सप्लीमेंट ले रहा है जिसमें कि T4 ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी जो है हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन बन सकती है। या कोई इंडिविजुअल जो है उसको पहले हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है, ध्यान देने वाली बात है, हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है, यानी थायराइड जो है उसके अंदर कम सीक्रेट हो रहा है, तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए वो मेडिकेशन ले रहा है थायराइड की। ठीक है, तो उसमें T4 के लिए वो मेडिकेशन ले रहा है, और उसको वो अगर देखता नहीं है कि कितना उसका फंक्शन नॉर्मल आ रहा है या, और उसको वो कंटिन्यूसली लेता रहता है बिना थायराइड हार्मोन का टेस्ट कराए, तो फिर क्या होगा कि कंडीशन, क्योंकि मेडिकेशन वो कंटिन्यूस ले रहा है, तो उसकी वजह से फिर वो सिक्रीशन बढ़ते बढ़ते हुए कंडीशन किस तरह की हो सकती है, हाइपरथायरॉयडिज्म की हो सकती है। ठीक है, तो अगर पेशेंट इस तरह की मेडिकेशन लेता है तो रेगुलर उनको जो है, चाहे दोनों कंडीशन है, चाहे वो एंटी हाइपरथायरॉयडिज्म वाली टैबलेट लेता है तो भी, या वो थायराइड स्टिमुलेटिंग टैबलेट लेता है तो भी, दोनों कंडीशन में उसका रेगुलर जो है यहाँ पर थायराइड फंक्शन टेस्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि मेडिकेशन का कितना इम्पेक्ट हो रहा है, थायराइड कितना नॉर्मल लेवल पे आ रहा है, वो रेगुलेट किया जा सके और उसके अकॉर्डिंग जो है मेडिकेशन का डोज वहाँ पर मेंटेन या रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो जो हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन है वहाँ पर मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ने की वजह से क्या होगा, हीट इंटॉलरेंस होगा, यानी ऐसे इंडिविजुअल को बिल्कुल भी हीट जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाता। सेकंड, ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा जो है उसको एपेटाइट इंक्रीज़ हो जाती है, इसलिए ओवर ईटिंग करता है। स्वेटिंग, मॉइस्ट एंड शाइनी स्किन। ठीक है, तो कि हीट ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रही है जो है, तो हीट वो टॉलरेट नहीं कर पाता, इसीलिए जो है उसको स्वेटिंग ज़्यादा होएगी। स्वेटिंग ज़्यादा होएगी तो मॉइस्चर बना रहेगा और स्किन जो है वो ऑयली या शाइनी स्किन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, इंक्रीज पेरिस्टालसिस। ठीक है, तो पेरिस्टालसिस यानी जो हम कह सकते हैं कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट है वो थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, बाउल मूवमेंट ज़्यादा होती है, और उसकी वजह से डायरिया यानी बार बार मोशन जो है, पेशेंट को मोशन के लिए जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसका हाइपरथायरॉयडिज्म का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो कार्डियक वस्कुलर सिस्टम पे भी देखने को मिलता है। कार्डियक इम्पैक्ट की अगर हम यहाँ बात करें तो इंक्रीज़ हार्ट रेट यानी टेकीकार्डिया, हाइपरटेंशन एंड पैल्पिटेशन, ये तीन जो है साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं जो कि एसोसिएट होते हैं कार्डियक साइन एंड सिम्टम से, एसोसिएट होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म से।
nervousness, tremors in hands and agitation. Agitation means the restlessness with anxiety. एंजाइटी भी हो रही है और रेस्टलेसनेस भी हो रहा है पेशेंट. नेक्स्ट मूड स्विंग, यानी ऐसे पेशेंट जो है वो कंटिन्यूस उनका मूड जो है वो फ्लैक्चुएट होता रहता है, एक जैसा मूड नहीं होता. ठीक है, कभी जो है उनका एंजियस है तो कभी जो है वो डिप्रेस हो जाएंगे, कभी हाइपर एक्टिव हो जाएंगे. तो इस तरह से मूड जो है वो फ्रैक्चर्ड होता रहेगा, कभी नॉर्मल हो जाएंगे. रिस्क फॉर डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन. ठीक है, इसको करेक्ट करिएगा. ठीक है, रिस्क फॉर डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन है ये. ठीक है, तो करेक्ट कर लीजिएगा. प्रोस्ट्रूशन ऑफ आईबॉल और एक्स ऑफ्थल्मोस या ग्रेव डिजीज़ के अंदर हम बात करें तो इसका कॉम्प्लिकेशन है ये कि जो आई बॉल होती है वो थोड़ी सी बाहर निकल के आ जाती है, यानी कि उसका अंदर जो है आई बॉल, जैसे किसी की आँख जो है वो थोड़ी सी बाहर निकली हुई अगर हमको दिखे तो वो कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसे हम प्रोस्ट्रूशन ऑफ आई बॉल कहते हैं, जो मेनली ग्रेव डिजीज़ से एसोसिएटेड है. हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ साथ जहाँ पर अगर किसी को ग्रेव डिजीज़ है और फिर हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है तो उसको कॉम्प्लिकेशन के तौर पर ये कंडीशन देखने को मिल सकती है. नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें हम तो डायग्नोस करना इसको ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. हिस्ट्री कलेक्शन जो है हमको देखना पड़ेगा, फिज़िकल एग्जामिनेशन, सारे साइन एंड सिम्टम जो हमने देखे हैं वो सब हमको असिस्ट करने पड़ेंगे. फाइंडिंग में हमको मिल जाएंगे वो फिज़िकल एग्जामिनेशन की. और मेन होता है यहाँ पर TFT यानी थायराइड फंक्शन टेस्ट जब कराया जाएगा तो नॉर्मल से ज़्यादा वैल्यू हमको मिलेगी T3 की. नॉर्मल वैल्यू होती है यहाँ पर 0.8 to 2.44 N यानी नैनोमोल पर लीटर. ठीक है, T4 की वैल्यू होती है 5.1 to 14.1 म्यूग्राम पर डेसीलीटर. एंड इन दोनों की वैल्यू जो है यहाँ पर T3 एंड T4 की, इनकी नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू देखने को मिलेगी. यानी अगर हम किसी पेशेंट का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो 2.44 से ज़्यादा T3 का लेवल होगा, T4 का लेवल 14.1 से ज़्यादा देखने को मिलेगा, और वहीं TSH का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा. T3 T4 का लेवल इंक्रीज़ होगा और TSH का लेवल जो है वो यहाँ पर डिक्रीज़ होगा, क्योंकि स्टिमुलेटिंग हार्मोन है यहाँ पर जो है, जो हमारा कंपनसेटरी मैकेनिज्म है बॉडी का. ठीक है, तो वो यहाँ पर कमांड देता है कि ऑलरेडी जो है थायराइड ज़्यादा हो रहा है तो उसको स्टिमुलेट करने की और ज़्यादा जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो वहाँ पर रिलीज़ नहीं होगा, यानी उसका अमाउंट जो है इसलिए कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पर वो डिक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, नॉर्मल लेवल जो होता है 0.27 to 4.0 माइक्रो यूनिट पर लीटर. ठीक है, तो जो है ये मेन जो तीन तरह के हार्मोन जो है ये पता लग जाते हैं हमें थायराइड फंक्शन टेस्ट में, T3 T4 एंड TSH. नेक्स्ट है थायराइड स्क्वेन. तो अगर यहाँ पर थायराइड का साइज़ अगर इंक्रीज़ हो रहा है, किसी भी तरह का थायराइड ग्लैंड में जो है गोइटर की कंडीशन है या हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से जो है थायराइड ग्लैंड में जो हम कह सकते हैं कि हाइपरट्रोफी अगर हो रही है, तो उसका पता लगाने के लिए कि थायराइड ग्लैंड का साइज़ अगर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली वो जो है थायराइड हार्मोन को ज़्यादा सिक्रेट करेगी, क्योंकि वहाँ पर फॉलिकुलर सेल जो है उनका ज़्यादा जो है नंबर ऑफ़ काउंट इंक्रीज़ होने लगेगा, हाइपरट्रोफी होने लगेगी फॉलिकुलर सेल्स की. तो जब फॉलिकुलर सेल्स ज़्यादा होंगी तो उनसे ज़्यादा सिक्रीशन होगा. ठीक है, तो थायराइड स्कैन में यही हमको पता लगाना होता है कि जो साइज़ है यानी एनलार्जमेंट अगर हो रहा है थायराइड ग्लैंड का तो उसको डिटेक्ट करने के लिए थायराइड स्कैन किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट में फर्स्ट नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, जिसमें कि हमको जो है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जैसे प्रोवाइड कूल एंड क्वाइट नॉन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि पेशेंट को जो है बिल्कुल भी हीट टॉलरेट नहीं होती, तो उसको हम कूल एंड क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएं ताकि ये जो है उसको नॉन स्टिमुलेटिंग का काम करेगा, उसको किसी भी तरह का स्टिमुलेशन नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी और उसकी वजह से जो कार्डियक साइन है वो भी देखने को नहीं मिलेंगे. प्रोवाइड एडिक्वेट रेस्ट.
ठीक है, जो है सफिशिएंट रेस्ट प्रोवाइड कराया जाए पेशेंट को, क्योंकि यहाँ पर जो है एपेटाइट ज़्यादा लग रही है, अगर काम करता रहेगा ज़्यादा तो फिर उसकी जो एनर्जी है वो वेस्ट होगी और फिर ज़्यादा जो है एक्सेस ईटिंग करेगा इंडिविजुअल और उसकी वजह से उसको दूसरी जो है कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो ओवर ईटिंग को प्रिवेंट करने के लिए एडिक्वेट रेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर एंटी थायराइड मेडिकेशन पेशेंट को दी जाती है। यहाँ पर 3 तरह की मेडिकेशन जो है वो दी जा सकती है। पहला PT यानी प्रोपीथायोयूरासिल, ठीक है, फर्स्ट मेडिकेशन है। सेकंड मेथीमायाजोल और कार्बीमाजोल, मेथीमाजोल एंड कार्बीमाजोल दोनों जो है यहाँ पर ड्रग है जो कि कंट्रोल करती है T3 एंड T4 के लेवल को। हाइपरटेंशन और पैल्पिटेशन अगर किसी को देखने को मिल रहा है, ठीक है, यानी टेकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, कार्डियक साइन अगर किसी को है तो उनको जो है मैनेज करने के लिए यहाँ पर बीटा ब्लॉकर ड्रग दी जाती है, जिसमें प्रोपानानोल और डेक्सामेथासोन दिया जा सकता है। ठीक है, डेक्सामेथासोन जो है यहाँ पर ये एक तरह का स्टेरॉइड है, तो यहाँ पर ये ऑटो इम्यून कंडीशन है, जैसे ग्रेव डिजीज़ है, तो उस कंडीशन में जो एबनॉर्मल यहाँ पर जो TSI है यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन, तो उसको कंट्रोल करने में भी डेक्सामेथासोन जो यहाँ पर वर्क करता है। नेक्स्ट हम बात करें रेडियो आयोडीन, तो I-131 जो है ये यूज़ किया जाता है। इसकी हेल्प से जो है थायराइड ग्लैंड का जो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो उस एनलार्जमेंट को कंट्रोल करने के लिए रेडियो आयोडीन 131 भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट की बात की जाए तो सर्जिकल मैनेजमेंट उस कंडीशन में किया जाता है जब मेडिकल मैनेजमेंट से जो है पेशेंट का थायराइड लेवल जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है या कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुकी है। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो या जो है वो बहुत ज़्यादा थायराइड ग्लैंड के अंदर हाइपरट्रोफी हो चुकी है, उसका एनलार्जमेंट हो चुका है, तो उस कंडीशन में फिर यहाँ पर थायरोइडेक्टोमी जो है सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है। तो टोमी वर्ड आ गया, यानी आपको ध्यान रखना है रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड इज नोन एज द थायरोइडेक्टोमी। ठीक है, दिस इज इंडिकेटेड इन द थायराइड कैंसर, गोइटर एंड द ग्रेव डिजीज़। ठीक है, तो अगर किसी को थायराइड कैंसर है यानी ट्यूमर हो गया है थायराइड ग्लैंड में, या गोइटर की वजह से बहुत ज़्यादा एनलार्जमेंट हो गया है थायराइड ग्लैंड में, ग्रेव डिजीज़ हो गई है, तो इन तीनों कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा एनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का और बहुत ज़्यादा जो है थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन होने लगता है, ठीक है, क्रिटिकली जो है हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन बन जाती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर थायराइडेक्टोमी की जाती है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, इसके कॉम्प्लिकेशन भी हैं सर्जरी के, क्योंकि सर्जरी को करते वक्त डैमेज ऑफ द लेरेंजियल नर्व, ठीक है, लेरेंजियल नर्व जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नर्व होती है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल को जो है बोलने के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। तो एक इंडिविजुअल को सर्जरी के बाद अगर उसको बोलने में जो है किसी भी तरह की तकलीफ़ हो रही है या नहीं ठीक से नहीं बोल पा रहा है, वर्बलाइज नहीं कर पा रहा है इंडिविजुअल, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसकी लेरेंजियल नर्व जो है ड्यूरिंग सर्जरी वो डैमेज हो गई हो। ठीक है, तो ये एक जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पर ऑब्ज़र्व हमको करना होता है आफ्टर सर्जरी, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है यहाँ पर सर्जरी का। नेक्स्ट हाइपोकैल्सीमिया, क्योंकि कैल्सीटोनिन जो है वो भी यहाँ पर कैल्सीटोनिन का इम्पोर्टेंट रोल है कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने में, और क्योंकि थायराइड ग्लैंड अब निकाल दी जाती है तो कैल्सीटोनिन जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो पाता और उस कंडीशन में जो है वो हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। और हाइपोकैल्सीमिया की वजह से टिटनी के सिम्टम यानी कि जो मसल्स स्पाज़्म होने लगता है, ठीक है, हार्डनेस होने लगती है मसल्स की, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मेनली जो है ओवरऑल जो भी मसल्स स्पाज़्म होने लगते हैं, जो इम्पोर्टेंट मसल्स हैं हमारी मेनली जो है लिम्स की, अपर एक्सट्रीमिटीज़, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की, तो यहाँ पर जो है उनके अंदर स्पाज़्म देखने को मिलता है। और ये जो है हाइपोकैल्सीमिया ये भी हमको ऑब्ज़र्व करना होता है, साइन ऑफ टिटनी जो है वो ऑब्ज़र्व करने होते हैं हमें आफ्टर द सर्जरी, आफ्टर द रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पर आ जाता है
नर्सिंग मैनेजमेंट, तो नर्सिंग असिस्मेंट की हम बात करें तो ऑप्टेन हिस्ट्री ऑफ सिम्टम, फैमिली हिस्ट्री ऑफ थायराइड डिजीज़, मेडिकेशन, एनी रिसेंट फिजिकल स्ट्रेस, पर्टिकुलरली इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये सब हमको इनके रिगार्डिंग हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री देखनी है थायराइड डिज़ीज़ की, अगर किसी को है उसका कोई फिज़िकल स्ट्रेस की कंडीशन अगर है तो वो हमको असिस्ट करना है, या कोई इन्फेक्शन उसको हुआ है तो उस कंडीशन को हमें रिसेंट इन्फेक्शंस के रिगार्डिंग हिस्ट्री कलेक्ट करनी है। सेकंड, परफॉर्म मल्टी सिस्टम असिसमेंट डेट इंक्लूड कार्डियक, रेस्पिरेटरी, न्यूरोलॉजिकल एंड जीआई सिस्टम। तो कंप्लीट हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं जिसमें सारी फाइंडिंग जो है वो आ जाती है, मेनली जो है जीआई सिस्टम पर और कार्डियक पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और क्योंकि जीआई से जो है मेटाबॉलिक रेट बढ़ने की वजह से ओवर ईटिंग, डायरिया, इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो वो हमको असिस्ट करने, और कार्डियक में जो है हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया या पल्पिटेशन, तो ये हमको ऑब्जर्व करने हैं। क्लोजली मॉनिटर पेशेंट्स टेम्परेचर फॉर द थायराइड स्ट्रोम। तो थायराइड स्ट्रोम जो है वो भी एक तरह की यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन वाली कंडीशन है, जिसमें कि जो है पेशेंट को टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, उसके अलावा दूसरे जो है ब्लड प्रेशर, ये सब वाइटल साइंस एबनॉर्मली इंक्रीज़ हो जाते हैं, जो कंडीशन थायराइड स्ट्रोम की कंडीशन कहलाती है, जो कि जब थायराइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है, हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन क्रिटिकली इंक्रीज़ हो जाती है, तो ये थायराइड स्ट्रोम की कंडीशन देखने को मिलती है। तो उसके भी जो साइन एंड सिम्टम है वो हमको मॉनिटर करने, अगर वो कंडीशन है तो उसको तुरंत हमको मैनेज करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस की हम बात करें बेस्ड ऑन द नर्सिंग असिसमेंट। तो नर्सिंग डायग्नोसिस, फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस बनती है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट एंड फ्लूइड लॉस थ्रू द डायफोरेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो सकता है पेशेंट को, क्योंकि इंडिविजुअल जो है उसका मेटाबॉलिक रेट जो है वो यहाँ पर बढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा जो है अगर इंडिविजुअल को कंटिन्यूसली स्वेटिंग हो रही है, वो ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, तो उसकी वजह से फ्लूइड लॉस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा मेन गोल होगा टू प्रोवाइड द एडिक्वेट बैलेंस डाइट एज पर द बॉडी रिक्वायरमेंट। ठीक है, नर्सिंग इंटरवेंशन, there are the some important nursing intervention taken to maintain the adequate nutrition. First, determine patient food and fluid preference, यानी कि पेशेंट को क्या लेना पसंद है, उसकी डाइट के अकॉर्डिंग जो भी हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, वो हमें प्रोवाइड कराना है, जो उसकी डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है डाइटरी कंसर्न के बाद वो हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट चॉइस। प्रोवाइड हाई कैलोरी फूड एंड फ्लूइड कंसिस्टेंट विद द पेशेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि जो है मेटाबॉलिक रेट बढ़ा हुआ है, BMR बढ़ा हुआ है, तो इस वजह से पेशेंट को हाई कैलोरी डाइट की रिक्वायरमेंट है। प्रोवाइड ए क्वाइट क्लाम एनवायरनमेंट एट मील। ठीक है, तो पेशेंट को जो है हमको एक तरह से पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है, ताकि उसको किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो, किसी भी तरह की एंजाइटी ना हो। नेक्स्ट, restrict stimulants, tea, coffee, alcohol, explain rationale of requirement and restriction to the patient। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का स्टिमुलेंट जो है वो हमको नहीं देना है, चाहे वो टी हो, चाहे कॉफ़ी हो, अल्कोहल हो, या इसी तरह का कोई भी बेवरेज हमको नहीं देना है। एनकरेज एंड परमिट पेशेंट टू ईट अलोन इफ़ एम्बेरेस्ड और इफ़ अदरवाइज डिस्टर्ब बाय द वेरेसियस एपेटाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है पेशेंट को प्राइवेसी जो है वो अगर वो चाहता है ईटिंग के टाइम तो भी प्रोवाइड कराने की ज़रूरत होती है, ताकि वो अपने हिसाब से अपना एडिक्वेट मील जो है वो ले सके। मॉनिटर IV इन्फ्यूज़न व्हेन प्रिस्क्राइब टू मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अगर पेशेंट को डायरिया की कंडीशन है, बार बार जो है उसको मोशन के लिए जा रहा है, एक्सेसिव जो है उसको स्वेटिंग हो रही है, तो फ्लूइड लॉस की कंडीशन देखने को मिल रहा है, और इस कंडीशन में अगर हम इनटेक आउटपुट चार्टिंग कर रहे हैं और वो वहाँ पर कहीं ना कहीं इम्बेलेंस हो रहा है, तो उस कंडीशन में फिर IV फ्लूइड जो है पेशेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, मॉनिटर फ्लूइड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस बाय वेटिंग पेशेंट डेली वेट
एंड बाय कीपिंग द एक्यूरेट इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड। तो ये ज़रूरी है इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड को मेंटेन करना एज वेल एज डेली वेट मेजरमेंट करना। तो इससे जो है हमको पता चलता है कि जो हमारे इंटरवेंशन है वो अप्रोप्रिएटली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मॉनिटर वाइटल साइन टू डिटेक्ट चेंज इन द फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस, ठीक है। तो वाइटल साइंस जो है ये भी हम कंटिन्यूसली चेक करेंगे तो उससे पता चलेगा कि किसी भी तरह का अगर पेशेंट को जो है वाइटल साइंस में अल्ट्रेशन आ रहा है तो वो इसी वजह से अगर आएगा क्योंकि वहाँ पर फ्लूइड वॉल्यूम का स्टेटस जो है या फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वाइटल साइंस पे भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर वाइटल साइंस जब मॉनिटर करेंगे तो उसकी मॉनिटरिंग से हमको पता चल जाएगा कि पेशेंट का जो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर वाइटल साइंस नॉर्मल नहीं है तो वो डायरेक्ट रिलेट करते हैं कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, असिस्ट स्किन ट्रिगर म्यूकस मेम्ब्रेन एंड नेक वेन फॉर द साइन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर स्किन ट्रिगर और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है दोनों कंडीशन जो है मेनली जो अगर इम्बैलेंस हो रहा है या फ्लूइड लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से जो है ड्राइनेस होने लगेगी, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाएगी माउथ की। अगर हम देखेंगे स्किन ट्रिगर हम देखेंगे तो वहाँ पर भी जो है ड्राइनेस हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एक्सेसिव स्वेटिंग अगर है तो उसकी वजह से स्किन में जो है हमको वहाँ पर ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग मॉइस्चर जो है देखने को मिलेगा। तो ये साइन एंड सिम्टम है जो कि हमें हेल्प करते हैं पता लगाने के लिए कि इनटेक आउटपुट जो है वो किस तरह का है, पेशेंट को जो उसका फ्लूइड वॉल्यूम है वो किस तरह का बैलेंस है या इम्बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, नर्सिंग डायग्नोसिस की हम बात करें तो रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू डाइफोरेसिस, हाइपरपायरेक्सिया, रेस्टलेसनेस एंड वेट लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर स्किन इंटीग्रिटी जो है वो यहाँ पर इम्पेयर्ड हो सकती है, उसको मेंटेन करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए इस रिस्क को हम क्या करेंगे, असिस्ट स्किन फ्रिक्वेंटली टू डिटेक्ट डाइफोरेसिस, ठीक है। तो ये जो एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है उस कंडीशन को हमको कंटिन्यूसली एब्जॉर्व करना है। बाथ फ्रिक्वेंटली विथ कूल वाटर, चेंज लिनन विथ डैम्प, ठीक है। तो पेशेंट को कंटिन्यूसली सजेस्ट करना चाहिए कि उसको जो है 2 या 3 टाइम अगर वो बात कर सकता है उसके लिए कंफर्टेबल है तो ठंडे पानी से वो बात ले, उससे उसका बॉडी का टेम्परेचर हाइपरथर्मिया कंट्रोल होता है। एज वेल एज डाइफोरेसिस की कंडीशन है तो उससे भी उसको जो है जो एंजाइटी है उससे उसको रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट, अवॉइड सोप टू प्रिवेंट ड्राइंग एंड अप्लाइंग लुब्रिकेट स्किन लोशन। तो अगर ड्राइनेस है स्किन के अंदर तो फिर उस कंडीशन में हमको सोप को प्रिवेंट करना है, जस्ट सिंपल वाटर बाथ जो है पेशेंट को सजेस्ट करना है। प्रोटेक्ट एंड रिलीव प्रेशर फ्रॉम द बोनी प्रोमिनेंस वाइल इमोबलाइज और वाइल हाइपोथर्मिया ब्लैंकेट इज़ यूज, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉडी प्रोमिनेंस साइड्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पर बेड सोर्स होने की रिस्क ज़्यादा होती है, प्रेशर अल्सर होने की रिस्क ज़्यादा होती है। तो उस कंडीशन में इनको प्रोटेक्ट करना यहाँ पर ज़रूरी होता है। इसके लिए हम पेशेंट को कंटिन्यूसली जो है वो बैक मसाज दे सकते हैं। उसके अलावा पेशेंट को ROM एक्सरसाइज करा सकते हैं ताकि एडिक्वेट ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहे। एक्टिव पैसिव एक्सरसाइज बेड पे करवाई जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा अगर ज़रूरत है पेशेंट को तो कंफर्टेबल बेडिंग या जो है हम बेड मेकिंग फ्रिक्वेंटली उसकी बेड मेकिंग देखते रहें ताकि अगर रिंकल फ्री बेडिंग हम प्रोवाइड कराते हैं तो उससे भी जो है किसी भी तरह के प्रेशर अल्सर्स होने की रिस्क पेशेंट को मिनिमाइज़ होती है। अगर पेशेंट ज़्यादा टाइम तक जो है वो जैसे ओल्ड एज है या किसी और डिसेबिलिटी के कारण पेशेंट बेड पे ज़्यादा टाइम रहता है तो उस कंडीशन में हम वाटर बेड या एयर मैट्रेस भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये सब जो इंटरवेंशन है वो पेशेंट की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, स्किन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट, नर्सिंग डायग्नोसिस की हम बात करें तो यहाँ पर डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू इंसोम्निया, डिक्रीज अटेंशन स्पैन एंड इरिटेबिलिटी। तो पेशेंट का थॉट प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो सकता है। पेशेंट को अगर जो है नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया की कंडीशन है, पेशेंट का स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है, या अटेंशन स्पाज्म जो है वो भी यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है। तो इन सब की वजह से जो पेशेंट का थॉट प्रोसेस वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस कंडीशन में हमको प्रमोट करना है ताकि पेशेंट का जो थॉट प्रोसेस है वो नॉर्मल हो सके।
ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट इन एन जेंटल एंड क्लाम मैनर, यानी पेशेंट को बिल्कुल तसल्ली बख्श सारी चीज़ें हमको समझानी है, ताकि पेशेंट का कोई भी डाउट हो तो वो पेशेंट हमसे पूछ सके। उसको सारी बातें आराम से हमको समझानी है। पेशेंट इरिटेट हो रहा है तो उसको जो है फिर भी हमको कूल डाउन रहने की कोशिश करनी है, उसी तरह से हमको समझानी है ताकि पेशेंट हमारी बात तसल्ली से समझ सके। सेकंड, लिमिट विजिटर, अवॉइड स्टिमुलेटिंग कन्वर्सेशन और टेलीविज़न प्रोग्राम। तो किसी भी तरह से जो है स्टिमुलेटिंग कन्वर्सेशन, यानी पेशेंट ऐसी सब बातें जिससे कि उसको एंजाइटी होती है, तो इस तरह से उसको अवॉइड करना है। चाहे फैमिली मेम्बर भी अगर आते हैं और उनके साथ वो इस तरह की बातें करता है जिससे कि उसका एंजाइटी का लेवल बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो वो हमको लिमिट कर देना है। इस तरह से किसी भी तरह के फैमिली मेम्बर को हमको अलाउड नहीं करना है। ठीक है। टेलीविज़न भी अगर पेशेंट देखना प्रेफर करता है तो उसको हमको जो है इस तरह के जो है मोटिवेशनल वीडियो या कॉमेडी सीरियल ये हमें बताने, किसी भी क्राइम स्टोरी या इस तरह के जो नेगेटिव टेलीविज़न ड्रामा सीरियल है वो हमको पेशेंट को मना करने हैं, वो उसको नहीं दिखाने हैं। रेड्यूस स्ट्रेसर इन द एनवायरनमेंट, रेड्यूस नॉइस एंड लाइट। तो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट पेशेंट को प्रोवाइड कराना। एक्सेसिव लाइट और नॉइस जो है वो भी पेशेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसको उसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है और उसकी वजह से उसका थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसर है ये भी हमको रिड्यूस करने, इनको अवॉइड करना है। प्रमोट स्लीप एंड रिलैक्सेशन थ्रू द यूज़ ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, मसाज एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। तो पेशेंट को जो भी हम रेगुलर एक्सरसाइज बता सकते हैं, रिलैक्सेशन थेरेपीज़, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ठीक है, तो ये सब हम बता सकते हैं। ठीक है, ताकि पेशेंट को जो है उससे काफ़ी जो है रिलैक्सेशन मिले। इस वेल एज पेशेंट को प्रमोट करना है कि एडिक्वेट रेस्ट और स्लिप वो लेता रहे, ताकि उसकी वजह से जो उसका एंजाइटी का लेवल है वो डिक्रीज़ हो और थॉट प्रोसेस जो है वो स्टिमुलेट हो सके अगर पेशेंट जो है एडिक्वेट रेस्ट रखता है। क्योंकि इंसोम्निया अगर एडिक्वेट पेशेंट रेस्ट नहीं ले रहा है, उसका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसकी वजह से भी उसका डायरेक्ट जो है फंक्शन, उसका थॉट प्रोसेस पे उसका इम्पेक्ट आता है। मिनिमाइज डिस्ट्रप्शन ऑफ पेशेंट स्लीप एंड रेस्ट बाय द क्लस्टरिंग नर्सिंग एक्टिविटी। तो पेशेंट को प्राइवेसी हमको बिल्कुल प्रोवाइड करानी है, इस तरह का उसको बेडिंग इस तरह की जगह प्रोवाइड करानी है जहाँ मिनिमम डिस्टर्बेंस हो और पेशेंट का जो है स्लीपिंग टाइम, उस टाइम उसको किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना किया जाए। नेक्स्ट, यूज़ सेफ्टी मेजर टू रिड्यूस रिस्क ऑफ ट्रॉमा और फॉल, यानी पेशेंट को जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो हमको ध्यान देने हैं। जैसे कि पेशेंट सो रहा है तो उस समय साइड रेल हम प्रोवाइड करा सकते हैं। एक्स्ट्रा जो है पेशेंट को हम पिलो वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो बेड का लेवल है वो भी लेवल कम रखना है, ताकि इस तरह की कोई मिसहैपनिंग हो तो पेशेंट को नाइट के टाइम अगर टॉयलेट वगैरह के लिए अगर उठना पड़ रहा है बेड से तो उसको किसी भी तरह की फॉलिंग ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए हम बेड का लेवल जो है वो लो पोजीशन पे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंटरवेंशन किए जाते हैं ताकि पेशेंट जो है वो बिल्कुल नॉर्मली अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करे और उसका थॉट प्रोसेस जो है वो प्रॉपर रहे और किसी भी तरह की उसकी फॉलिंग की रिस्क जो है वो प्रिवेंट हो सके। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस आ जाती है फियर एंड एंजाइटी रिलेटेड टू सर्जरी, लो एजुकेशन एंड डिजीज़ कंडीशन। तो फियर एंड एंजाइटी सर्जरी की वजह से भी हो सकती है, उसका एजुकेशन लेवल कम है उसकी वजह से भी हो सकती है, उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है उसकी डिज़ीज़ के बारे में, सर्जरी की ज़रूरत क्यों है उसके बारे में, किस तरह की सर्जरी होगी, तो ये सब जो है उसके फियर और एंजाइटी को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो रिलीव करने के लिए जो यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन किए जाएंगे। एनकरेज पेशेंट टू वर्बलाइज कंसर्न एंड फियर अबाउट द इलनेस एंड ट्रीटमेंट। तो पेशेंट को जो हमें इनक्रेज करना है ताकि वो अपना एग्जैक्ट कोज बता सके कि उसको क्यों डर लग रहा है, उसकी एंजाइटी का रीज़न क्या है। उसी के रिगार्डिंग हमें इंटरवेंशन करने हैं कि उसका जो भी कोज है फियर एंड एंजाइटी का उसको हम सोल्व आउट कर सकें। सपोर्ट पेशेंट हु इज़ अंडर गोइंग वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो पेशेंट को जो भी
टेस्ट के लिए हम लेके जा रहे हैं उसको समझाएं कि उसको किस तरह का टेस्ट होने वाला है, टेस्ट में कितना टाइम लगेगा, टेस्ट क्या क्या इम्पोर्टेंट्स है, टेस्ट क्यों करवाना ज़रूरी है, उसका रिज़ल्ट आएगा तो हमें क्या पता चलेगा। ये सारी बातें जो हैं हमको पेशेंट को समझानी होती है ताकि उसकी एंजाइटी का लेवल वहाँ पर कम हो जाए। एक्सप्लेन द पर्पज़ एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ईच प्रिस्क्राइब टेस्ट, एक्सप्लेन रिजल्ट ऑफ टेस्ट इफ़ अनक्लियर टू द पेशेंट और इफ़ क्वेश्चन अराइज। तो यहाँ पेशेंट को सारी जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होने वाला है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करा देनी है ताकि पेशेंट को किसी तरह का डाउट नहीं रहे, और डाउट नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं उसका एंजाइटी का लेवल वैसे ही कम हो जाएगा, उसका साइकोलॉजिकल कंफर्ट जो है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा पेशेंट को हमको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना है अगर पेशेंट एंजियस है तो, क्योंकि इस तरह के रूटीन टेस्ट जो है वो होते रहते हैं और पेशेंट को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का एश्योरेंस साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना ज़रूरी है। एक्सप्लेन रिजल्ट ऑफ द टेस्ट इफ़ अनक्लियर टू द पेशेंट और इफ़ क्वेश्चन आर अराइज। क्लियर ऑफ माइक्रो कंसेप्शन अबाउट द ट्रीटमेंट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पेशेंट को जो भी मिसकंसेप्शन है यहाँ पर पेशेंट को वो सारे मिसकंसेप्शन उसके क्लियर करने हैं। जो भी पेशेंट के डाउट हैं, जो भी मिथ है, तो वो हमको क्लियर करना होता है पेशेंट को जहाँ तक हो सके सारे के सारे हमको सही तरीके से समझाने। और फिर भी अगर पेशेंट हमसे सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम कंसल्टेंट डॉक्टर जो है उनको बता सकते हैं ताकि पेशेंट को वो और अच्छे से जो भी उनके डाउट्स हैं वो भी एक बार क्लियर कर दें। ठीक है, ये सारे प्री ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस थी। अगर पेशेंट को यहाँ पर ऑपरेशन होता है तो पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस भी हो सकती है। जैसे फर्स्ट हम बात करें पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंटरवेंशन। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर सर्जिकल इंटरवेंशन हो रहा है उसकी वजह से जो है सर्जिकल जो है वुंड बनेगा तो वहाँ पर पेन होता है पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव टाइम में। तो फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंटरवेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा होमवर्क आपके लिए है कि पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस में आपको बता रहा हूँ इसके क्या गोल इंटरवेंशन होंगे वो आपको लिखने हैं। ठीक है, सेकंड रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ सर्जिकल वुंड, लैक ऑफ एजुकेशन। सेकंड रिस्क फॉर इन्फेक्शन, तो क्योंकि यहाँ पर सर्जिकल वुंड प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या हमारे इंटरवेंशन होंगे, किस तरह की हमें नर्सिंग केयर प्रोवाइड करानी है, क्या जो है उसका सर्जिकल साइट का मैनेजमेंट होना चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर इन्फेक्शन कंट्रोल के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन है वो आपको लिखने हैं। ठीक है, थर्ड जो है रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि सर्जरी हुई है और सर्जरी के रिगार्डिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, कुछ हिंट आपको मिल ही चुका है तो उसके रिगार्डिंग आपको वो ध्यान में रखते हुए इसके इंटरवेंशन लिखने हैं। तो ये जो है ये आपका होमवर्क है कि 3 यहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस हैं, इनके क्या जो है गोल नर्सिंग गोल बनेंगे, क्या नर्सिंग इंटरवेंशन रहेंगे वो आपको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम पेशेंट एजुकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, हेल्थ एजुकेशन के बारे में कि पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाएं अगर पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर जा रहा है तो। ठीक है, इंस्ट्रक्ट पेशेंट एज फॉलोज व्हेन टू टेक मेडिकेशन, कब उसको मेडिकेशन लेना है, साइन एंड सिम्टम ऑफ इनसफिशिएंट एंड एक्सेसिव मेडिसिन। ठीक है, तो पेशेंट को क्या साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं अगर वो मेडिसिन उसको ठीक से नहीं ले पा रहा है, एडिक्वेट अमाउंट में नहीं ले रहा है या उसका साइड इफ़ेक्ट अगर आ रहा है तो। रेगुलर फॉलोअप एंड TFT टू एवेलुएट थायराइड लेवल, यानी पेशेंट को सजेस्ट करना है कि उसको रेगुलर फॉलोअप के लिए आना है और अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट चेक कराते रहना है। ठीक है, साइन ऑफ ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। ए ग्रेनुलोसाइटोसिस यानी एक कंडीशन है जिसमें कि जो ग्रेनुलोसाइट है वो वहाँ पर डिक्रीज़ होने लगता है, वो डिक्रीज़ होने लगता है काउंट ग्रेनुलोसाइट्स का, जो कि इम्पोर्टेंट है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो जब ग्रेनुलोसाइट काउंट कम होगा तो उसकी वजह से इन्फेक्शन इजीली होगा, और इन्फेक्शन इजीली होगा तो फीवर, सोर थ्रोट, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये फीवर और अर्टिकेरिया, ये सारे एनलार्जमेंट ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड, ये सारे जो हैं हमको साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनको जो देखने का कारण होता है वो थियोमाइड टॉक्सिसिटी के कारण भी ऐसा हो सकता है, यानी टॉक्सिक
जो है वो लेवल होने की वजह से भी और ग्रेनुलोसाइट्स होने की वजह से ये सारे साइन एंड सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे। तो पेशेंट को ये बताना है कि अगर आपको इस तरह के साइन एंड सिम्टम होते हैं तो आपको तुरंत हॉस्पिटल में आना है, क्योंकि आपको ये कंडीशन हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सेकंड, साइन एंड सिम्टम ऑफ थायराइड स्ट्रोम। ठीक है, तो पेशेंट को जो है ये भी हमको समझाना है कि कभी भी जो है थायराइड स्ट्रोम जो है वो हो सकता है। अगर वो कंडीशन बनती है तो भी पेशेंट को तुरंत जो है वो बिना किसी देरी के हॉस्पिटल में आकर के डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जैसे टेकीकार्डिया, हाइपरपायरेक्सिया, एक्सट्रीम इरिटेशन, ये सारी कंडीशन जो है वो अगर देखने को मिल रहे हैं तो उस कंडीशन में हमको पेशेंट को बताना है, जो क्योंकि इन्फेक्शन के कारण, सर्जरी के कारण या स्ट्रेस की वजह से जो है ये सब एड्रेनलिन ब्लॉकर मेडिकेशन जो है वो पेशेंट अगर यूज़ करता है तो उसकी वजह से थायराइड स्टोन होने की रिस्क बढ़ जाती है। तो ऐसी सारी कंडीशन, जब पेशेंट को इन्फेक्शन, हमको पता है कि इन्फेक्शन है थोड़ा सा या सर्जरी हुई है, तो वहाँ पर थायराइड स्टोन के लिए पेशेंट को एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है। पेशेंट के लिए वहाँ पर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में पेशेंट, ऐसे सारे पेशेंट जिनको सर्जरी हुई है या जिनका थोड़ा सा एंजाइटी लेवल ज़्यादा है, स्ट्रेस जल्दी ले लेते हैं, तो उनको ये बातें समझाने की ज़रूरत होती है कि अगर उनको टेकीकार्डिया, हाइपरपायरेक्सिया है ना, या एक्सट्रीम इरिटेशन, इस तरह के सिम्टम हैं, तो वो तुरंत जो है वो बताने के लिए आए, पेशेंट को फॉलोअप के लिए आए। नेक्स्ट, रेनफोर्स टीचिंग बाय प्रोवाइडिंग रिटन इंस्ट्रक्शन एज वेल। तो सारे जो है इंस्ट्रक्शन, वो अगर पेशेंट को इस तरह की दिक्कत है कि वो भूल जाएगा, उसको सिर्फ सुनने से याद नहीं रहेंगे, तो कोई बुकलेट या राइटिंग में भी हम सारे इंस्ट्रक्शन पेशेंट को दे सकते हैं, पम्पलेट वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट, असिस्ट पेशेंट इन आइडेंटिफाइंग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट अवेलेबल इन द कम्युनिटी। यानी पेशेंट को जो है, अगर इस तरह का पेशेंट जो है कहीं दूर से आया है, कम्युनिटी लेवल पे आया है, तो वहाँ पर भी पेशेंट को बता देना है कि क्या उसका बेस्ट अवेलेबल सोर्सेज हो सकते हैं, कम्युनिटी सपोर्ट किस तरह से मिलता है। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो भी हमको पेशेंट को बतानी है। ठीक है, तो ये सारे हेल्थ एजुकेशन हमें पेशेंट को बताने कि क्या डाइट उसको कंट्रोल करनी, किस तरह से डाइट भी का रोल रहेगा, कि क्या डाइट उसको रखनी है, सिगरेट स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, ये सब उसको अवॉइड करना है। ठीक है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन अगर उसका सही तरह से डायग्नोस किया जाए, उसके लिए एडिक्वेट इंटरवेंशन किया जाए तो उसको मेंटेन किया जा सकता है। बट फिर अगर कई कंडीशन होती है तो वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। जब वो मैनेज नहीं हो पाता तो उस कंडीशन में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि थियोमाइड टॉक्सिसिटी होने की वजह से जो यहाँ ग्रेनुलोसाइटोसिस हो सकते हैं, यानी जो मेडिकेशन ले रहे हैं उनका टॉक्सिक इफेक्ट होने की वजह से क्या होगा, ग्रेनुलोसाइट्स काम जो है वो डिक्रीज़ होगा और उसकी वजह से इन्फेक्शन होने की रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। रेडिएशन थायरोडाइटिस, यानी अगर पेशेंट को जो है रेडियो एक्टिव थेरेपी दे रहे हैं तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है थायराइड ग्लैंड का, जिसे हम रेडिएशन थायरोडाइटिस कहते हैं। तो इट इज़ ए एक्यूट पेनफुल कंडीशन। ठीक है, वो ये एक एक्यूट पेनफुल कंडीशन हो सकती है। ठीक है, रेडिएशन थेरेपी की वजह से अकर एज ए रिजल्ट ऑफ लीकिंग ऑफ थायराइड हार्मोन इनटू द सर्कुलेशन फ्रॉम द डैमेज फॉलिकल्स। ठीक है, तो ये जो है रेडिएशन की वजह से क्या होगा कि डैमेज हो जाएंगे जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, फॉलिकल सेल्स हैं जहाँ से कि हार्मोन का सिक्रीशन होता है, थायराइड हार्मोन का। तो इनके डैमेज होने की वजह से जो है ये थायराइड हार्मोन को लीक कर देंगे सर्कुलेशन में, और उसकी वजह से यहाँ पर कंडीशन जो है वो ज़्यादा सीवियर हो जाएगी पेशेंट के लिए। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है। अगर पेशेंट जो है वो रेडिएशन ट्रीटमेंट ले रहा है हाइपरथायरॉयडिज्म को कंट्रोल करने के लिए, तो उसको जो है ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट, इनफिल्ट्रेटिव ऑप्थेल्मोपैथी। इनफिल्ट्रेटिव ऑप्थेल्मोपैथी जो है ये ग्रेव डिजीज़ के अंदर देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर मेन जो होता है इसका फीचर वो एक्स ऑप्थेल्मोस जो है, ये मेन साइन एंड सिम्टम या मेन कंडीशन होती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे
कि जो आई है वो आई बॉल जो है यहाँ पर पूरी की पूरी उसमें स्वेलिंग है सराउंडिंग कंप्लीट हम बात करें, और आई बॉल थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई हमको नज़र आती है, ठीक है, कि आई बॉल जो है वो थोड़ी सी बाहर आ रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्स ऑप्थेल्मोस कहते हैं। तो ये मेन जो है ग्रेव डिजीज़ के साथ एसोसिएट होता है। किसी को ग्रेव डिजीज़ की वजह से अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है तो उसको ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वीकनेस ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स एंड लीड एडिमा देखने को मिलता है। आई लीड्स के अंदर एडिमा हो जाता है, एज वेल एज वीकनेस हो जाती है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की, उसकी वजह से आई बॉल जो है वो, तो हमको आई बॉल बाहर की तरफ जो है यहाँ पर देखने को मिलती है, एज वेल एज यहाँ पर रेडनेस स्वेलिंग ये भी देखने को मिलता है। तो ये जो है कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये मेन इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के। तो ये जो कंडीशन है हाइपरथायरॉयडिज्म की, मेन थायराइड हार्मोन का इंक्रीज़ हो जाना, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना, ठीक है। और उसका होने का जो मेन कारण है यहाँ पर ग्रेव डिजीज़ इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो यहाँ पर ऑटोइम्यून कंडीशन हो सकती है, जेनेटिकल इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है किसी का इंडिविजुअल का अगर कोई ज़्यादा इंटेक करता है थायराइड को, ओबिसिटी की वजह से ऐसा हो सकता है, और फीमेल जेंडर में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं होने के लिए, और उसको कंट्रोल करने के लिए जो है मेडिकल मैनेजमेंट है और सर्जरी जो है थायरॉयडेक्टोमी वहाँ पर की जाती है। अगर बहुत ज़्यादा लेवल वहाँ पर बढ़ता है तो एडिक्वेट मैनेजमेंट अगर किया जाए तो इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। अगर मैनेज नहीं किया जा सकता तो उसकी वजह से यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली जो आपको कंडीशन है हाइपरथायरॉयडिज्म वो समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन नेक्स्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम हाइपोथायरॉयडिज्म को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।